हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपी मैथ बाय एलपीटी। लास्ट क्लास के अंदर मैंने रेशियोज पढ़ाया था आपको, जिसमें बेसिक रेशियोज के बारे में आपको बताया था कि रेशियो क्या होता है एंड व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड टू द रेशियोज। तो इस क्लास में मैं क्या लेकर आया हूं, इस क्लास में जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था कि वी हैव वन टाइप जो कि रिमेनिंग है रेशियो की, अपन उस टाइप को कंप्लीट करेंगे, देन वी विल बी गोइंग फॉर द प्रोपोर्शंस एंड द वेरिएशंस। तो आज का एजेंडा बेसिकली वो टाइप कंप्लीट करना, एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर द प्रोपोर्शंस, वेरिएशंस एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। तो हम उनको सबको क्लियर करेंगे, हम उन सबको पढ़ेंगे एंड देन वी विल बी जस्ट वाइंडिंग ऑफ द सेशन। तो चलिए, तो टिल द एंड तक सबसे पहले बने रहना है सेशन में। बेसिक कंसेप्ट पे बात करूंगा, बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं वैसे भी ये सेशंस, तो बेसिक करते करते हम अपनी लैडर को बढ़ाते रहेंगे एडवांस की तरफ। तो चलिए, आज बेसिकली आज के सेशन में क्या कहानी है, वो आज है हमारी रेशियो की कहानी। सबसे पहले तो रेशियो की कहानी में सबसे पहले पुरानी चीजों का याद कराना बहुत जरूरी है। जो आपने पहले पढ़ा था वो तो मैंने आपको पहले कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज का रेशियो, आपकी और मेरी सैलरी का रेशियो 5:4 है, तो बेसिकली ये 5 नहीं है, आप नहीं एज्यूम कर सकते, ये 4 नहीं है, आप एज्यूम नहीं कर सकते, आप हमेशा एज्यूम करोगे 5x और 4x, और इसी को मानते हुए आप आगे बढ़ोगे। तो याद रखिएगा, एक्चुअल वैल्यूज को कभी एज्यूम मत कर लेना। याद रखना 5:4 है, कहने लग जाओ 5,000 और 4,000 है, तो एकदम गलत होगा। यूज ट्रायल एंड गेसिंग नंबर, वेस्ट प्रीवियस टाइम, हमेशा याद रखा 5:4 है, पता चला सेट करना शुरू कर दिया कि सर 5-4 हो सकता है, 50-40 हो सकता है, 500-400 हो सकता है, ऐसे करके गेस नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, याद रखना। और नॉन नेसेसरी इक्वेशंस भी नहीं बनानी है, इक्वेशंस बनाने से हमेशा बचना है, कभी भी नहीं बनानी है, तो याद रखिएगा। तो आज की जो टाइप है वो बेसिकली कहेगी क्या, तो अगर मेरे से कोई बात करता है कि सर आज की जो टाइप है वो बेसिकली क्या है, आज की जो टाइप है कि सर देखो, आपको ना एक रेशियो गिवन होगा, सिंपल सी बात है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी हो, लेकिन द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी कि एक रेशियो गिवन होगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ एक कंडीशन गिवन होगी और वापस आपको क्या मिल जाएगा, एक रेशियो मिलेगा। सिंपल सी बात है, वापस रिपीट कर देता हूं, आज की जो टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर क्या होगा, आपके पास एक रेशियो होगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्लस माइनस ऑफ कंडीशन, एंड दिस कंडीशन वुड बी अ कांस्टेंट नंबर। याद रखना, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, हमेशा याद रखिएगा, और इसको करने के बाद में वापस आपको रेशियो मिलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द कंडीशन। ये कुछ इस तरीके से होगा, जब भी क्वेश्चंस में अगर आपको ये लग रहा है कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है, तो जिस टाइप के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो आपको अप्लाई कर देनी है, याद रखना, हमेशा याद रखिएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई सो, बिकॉज मिक्सचर्स के अंदर भी ये बार बार चीजें यूज होगी, कहीं ना कहीं सिंपल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में यूज होगी, तो कहीं पर भी यूज हो सकती है, क्योंकि रेशियो इज अ बेसिक चैप्टर, तो कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब इस चीज को याद रखिएगा, रेशियो समथिंग प्लस माइनस समथिंग, एंड दैट गिव्स यू अगेन अ रेशियो। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनकम रेशियो, जैसे अगर 5:4 है, तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू एज्यूम इट एज 5:5x एंड 4x। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स है, मान लेता हूं कुछ नंबर्स है ए एंड बी, उनका रेशियो 2:3 गिवन है, तो यू हैव टू एज्यूम इट एज 2x एंड 3x। आप इसको 2 और 3 नहीं मानोगे, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल आपकी और मेरी एज का रेशियो 5:6 है, तो याद रखिएगा 5x एंड 6x मानी जाएगी सबसे पहली बात। तो हमेशा याद रखना, हमको सबसे पहले वेरिएबल को एज्यूम कर लेना है, दिस वाज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, तो मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मंथली इनकम्स ऑफ अनिल एंड सुनील आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, अनिल और सुनील की जो मंथली इनकम है, अनिल एंड सुनील की जो मंथली इनकम का रेशियो है दैट इज 4:5, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, और इसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। ये मैंने यहां पे लिखा। एंड इफ ईच ऑफ देम सेव 1200 पर मंथ, तो ईच ऑफ देम सेव 1200 मंथ, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया तो 1200, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया तो 1200। अब इनका रिलेशन ढूंढने की कोशिश करिए, रिलेशन क्या रहेगा, किस तरीके का रिलेशन रहेगा, एक इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रिलेशन क्या होता है। मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, पहला। दूसरा, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हमेशा क्या देता है, आपका सेविंग देता है। तो ये तीनों ही चीजें आपकी काम की है, इन तीनों ही चीजों हमको बताती है इस पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में। तो अब मेरे पास एक कंडीशन गिवन है कि सर इनकम में से सेविंग घटाओ, एक्सपेंडिचर पाओ, और यही तो बात थी मेरी, सिंपल सी बात अगर देखी जाए, इनकम में से सेविंग घटाओ, एक्सपेंडिचर पाओ, ये रेशियो में है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये वापस किस में है, आपके
एक रेशियो में, तो रेशियो कांस्टेंट वैल्यू और रेशियो, सिंपल सी बात है। तो इनकम इज गिवन इन द रेशियो दैट इज 4 and 5, तो इसको लेट करिए 4x और 5x, एंड एक्सपेंडिचर इज रेशियो 4, तो इसको लेट करिए 3y and 4y। नाउ गोइंग फॉर इट, तो इनकम की बात करूं तो 4x अपॉन 5x। अब इनकम में से सेविंग्स घटाओ तो यानी 1200, and that would give you expenditure ratio as 3y and 4y। ये लो, ये आपके पास आ गया इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर का, ये वाली बात। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था रेशियो इज नथिंग बट अ डिवीजन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है, तो इसलिए डिवीजन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट करना है तो 4:5 वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 4/5। नाउ अब ये देखो y से y कैंसिल, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट गिव्स मी 1600, 12 4 is 4800, 5 3 is 15x and 12 3 is 3600। तो ये आ गया। 15x को यहाँ लेके जाऊं तो x बचेगा 4800, यहाँ पे जाएगा तो बेसिकली कितना बच जाएगा, 1200 बच जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x वुड बी 1200। अब वैल्यू ऑफ x 1200 आ गई है, तो यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर फॉर द इनकम। तो इनकम कितनी हो जाएगी, 4x, यानी 4 into 1200 यानी 4800, एंड 5x की अगर मैं बात करूं तो 5 into 1200 दैट वुड गिव मी 6000। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू किस तरीके से मैंने सॉल्व किया एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड। तो याद रखिएगा, मेथड याद रखना है, वापस रिपीट कर देता हूं, रेशियो में से कुछ कांस्टेंट वैल्यू हटती है घटती है, अगर वापस रेशियो हलता है तो हमेशा इस तरीके से चलिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करने के लिए ये तरीका आपके लिए बहुत काम का है। रिपीट कर देता हूं, वापस और भी बहुत सारे तरीके होंगे इसको सॉल्व करने के, बट इनिशियल लेवल पे करने के लिए ये आपके लिए बहुत सही तरीका रहेगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, यू हैव अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। तो जैसे इनकम रेशियो दैट इज योर 3x एंड 5x मान लेता हूं यहाँ पे मैं, ये देखो 3:4 है तो मैंने मान लिया 3x एंड 4x। एक्सपेंस का रेशियो गिवन है दैट इज योर 2x एंड 3x, और सेविंग इज 200, सेविंग इज 200। तो अब यहां पे आते हैं इनकम का रेशियो इज गिवन टू यू, थ्री एक्स 4x, अगेन एक्सपेंडिचर रेशियो दैट इज 2x एंड 3x, और दोनों क्या करते हैं 200 रुपए बचाते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब ये बात है, यहाँ पे सेविंग्स आ गया, तो इनकम में से सेविंग्स माइनस करोगे तो यू विल बी गेटिंग एज एक्सपेंडिचर, तो इनकम में से सेविंग्स माइनस करो तो 3x माइनस ऑफ 200 अपॉन 4x माइनस ऑफ 200 बराबर क्या आ गया, 2 ये 2y होगा और ये 3y होगा, एक सेम वेरिएबल नहीं मान सकता मैं, तो 2y अपॉन 3y, y से y गया, 3 3 से 9x, 3 2 से 600, 8x यानी 400, तो यानी x बराबर कितना हो गया 200। x जैसे ही 200 आया, x को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए 600 एंड 800। आई होप सो क्वाइट क्लियर। तो से इनकम आ गई आपके पास, अब एक्सपेंडिचर निकालना है तो वो आप निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, एवरीथिंग रिलेटेड टू इट, बट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिस रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे क्लियर होता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 numbers are in the ratio of 2:3, दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो कितना है 2:3 है, तो मैं वापस इसको लेट कर लेता हूं इस नंबर्स को, तो दैट इज 2:3 यानी 2x and 3x। If 3 is added to the both, the ratio becomes 3:4, तो बेसिकली this becomes your 3y and 4y। अब देखिए, अब 3 is added मतलब वही रेशियो थी एक वैल्यू, उसके अंदर 3 ऐड किया, वापस रेशियो मिल गया, रेशियो थी एक वैल्यू, 3 ऐड किया, वापस रेशियो मिल गया। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 2x upon 3x plus of 3 and this gives me 3y upon 4y, 4 2 is 8x, 4 3 is 12, 9x बराबर 9, ये x यहाँ पे जाएगा और ये x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इज 3। अब यहाँ पे रख दीजिए, तो जैसे ही 3 रखा तो ये 6, यहाँ पे 3 रखा तो 9, तो 6 and 9 they are asking, if they are asking about the sum of numbers, तो basically you don't have to do nothing, just 9 plus 6 that is 15। रिमेंबर, अब यहाँ पे 3 ऐड करने की बात करी तो 3 ऐड करा, इनकम एक्सपेंडिचर के रेशियो में मेरे को पता था इनकम में से सेविंग्स माइनस करते हैं तो एक्सपेंडिचर मिलता है, तो यू कैन गो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप किसी भी चीज को इस्तेमाल करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहता है सब्ट्रैक्ट को लेके, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैसे देखिएगा, दो नंबर से अगेन इन द रेशियो 4:5, दो नंबर से गिवन है आपके 4:5, तो दैट इज नथिंग बट 4x एंड 5x। 25 इज सब्ट्रैक्टेड, तो ये बन गया 3y एंड 4y।
Again, a ratio, a number is subtracted or added and you give again get the ratio particularly. तो again इसको solve किस तरीके से करूंगा मैं? तो अगर मैं इसको solve करता हूं तो 4x upon 5x 25 is added and it gives me value as 3y add 4y तो 3y upon 4y तो y से y cancel that gives me 16x 100 15x and 75 the value of x इस केस में कितनी हो जाएगी सर? सही किया ना मैंने? 25 4 जा 25 3 जा 75 एकदम सही है 16x ओके तो 3:4 में वैल्यू सही ली है नहीं ली है 3:4 है 4x और 5x है कोई दिक्कत नहीं है 4x 5x है and 3:4 3/4 the value is taken as simple कोई दिक्कत नहीं है मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो अब ये 25 4 जा 25 इज अच्छा सबट्रैक्टेड है ना दैट्स व्हाई ये माइनस होगा ये माइनस होगा ये माइनस होगा इसलिए तो वैल्यू ऑफ x 15x को यहाँ लेके जाऊंगा तो x बचेगा और यहाँ पर 25 बच जाएगा x 25 बच गया यहाँ पे रख दीजिए 100 बच गया यहाँ पे रख दीजिए 125 बच गया ही इज आस्किंग मी अबाउट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स तो डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से द डिफरेंस वुड बी 25 तो डिफरेंस कितना हो गया 25 का डिफरेंस हो गया तो अगर वो एडिशन की बात करता है कि बताओ एड सम ऑफ नंबर्स तो 100 प्लस 125 दैट वुड गिव मी 225 ये कितना दे देगा मेरे को 225 दे देगा तो दैट्स अ पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलरली याद रखिएगा यू हैव टू सॉल्व इट इन अ पर्टिकुलर वे याद रखना है अगेन रेशियो प्लस माइनस ऑफ कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज गिव्स यू अगर रेशियो तो हमेशा ये फॉर्मेट इस्तेमाल कर लीजिएगा याद रखिएगा वापस यही क्वेश्चन आपको फिर वापस मिलेंगे मिक्सचर्स के अंदर मिलते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो है मान लीजिए 3:4 गिवन है उसके अंदर तो 16 लीटर पानी मिलाया तो अब उनका रेशियो 11:5 हो गया तो बताओ इनिशियली क्या था तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं चीज सेम है लेकिन मतलब चीज सेम है कंसेप्ट भी यही है बस चैप्टर अलग है बट चीजें सेम रहने वाली है तो चलिए गोइंग फॉरवर्ड पर्टिकुलरली आगे बढ़ते हैं मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट अब जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर The ratio of the ages of a man and a son is 9:4. The present age of man and son is 9:4. तो 9x and 4x. ठीक है आगे बढ़ता है ओके तो 11 years his daughter is 11 years younger than his son. तो 11 years daughter than son मतलब सन की एज और 11 years यंगर यानी छोटी है यानी जो उसकी बेटी है वो उसकी डॉटर से 11 साल छोटी है दैट इज गिवन आगे देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड ऑन दिस द मैन इज 36 ईयर ओल्डर देन हिज डॉटर मैन कितना है 36 ईयर्स ओल्डर देन डॉटर यानी मैन माइनस डॉटर की जो एज होगी वो 36 होगी ये गिवन है मेरे को मैन माइनस डॉटर कितना होगा 36 साल ये गिवन होगी तो अब देखिए मैन माइनस डॉटर 36 साल है तो मैंने मैन की जगह पे 9x रख दिया और ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तो एज का डिफरेंस वो हमेशा सेम रहता है फॉर एग्जांपल मेरे और मेरे ब्रदर की एज के बीच में 4 साल का गैप है तो वो 4 साल चाहे मैं 100 साल का होगा तब भी 4 साल का ही गैप रहेगा ऐसा नहीं होगा कि वो गैप कम होगा कभी नहीं होगा गैप हमेशा सेम ही रहेगा तो मैन की एज प्रेजेंट एज 9x है अब मैन और डॉटर की एज क्या डिफरेंस 36 है तो डॉटर की एज क्या होगी अगर सन 4x है तो छोटी है ना 11 साल तो यानी 4x माइनस 11 तो दैट वुड बी 4x माइनस ऑफ 11 इज इक्वल टू 36 तो अब 9x माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 11 इज इक्वल टू 36 यानी 5x बराबर 25 तो x बराबर कितना आ गया 5 x बराबर 5 आते हैं ये बन गया 45 ये बन गया 20 11 साल छोटी है ना तो 11 साल छोटी कर दोगे तो कितनी आएगी जाके डॉटर की 9 साल तो 9 साल की डॉटर है 45 के फादर है एंड सन इज एट एज ऑफ 20 सन की एज कितनी है 20 आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू पर्टिकुलरली किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ गोइंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज तो ये याद रखिएगा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया हमेशा वेरिएबल याद रखना है सेम लॉजिक डिफरेंट स्टोरी रहेगी बट लॉजिक सेम रहेगा याद रखना वेरिएबल अस्यूम करो गिवन कंडीशन देखो इक्वेशन एंड द आंसर गोइंग फॉरवर्ड चलिए मूविंग फॉरवर्ड अब मेरे पास यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन है ठीक है ना चलो सॉल्व करना है तो जैसे देखो इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7 आई एम जस्ट चेंजिंग इट टू 5:7 नॉट 7:5 आई एम चेंजिंग इट टू पर्टिकुलरली 5:7 ठीक है ना ये याद रखिएगा तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए और बी का रेशियो दे गिवन है एक्सपेंडिचर का गिवन है सेविंग गिवन है तो अगेन 5x अपॉन 7x माइनस ऑफ 1800 माइनस ऑफ 1800 दैट वुड गिव मी 5/4 तो अब इसको करूंगा तो ये 20x देगा ये 7200 देगा दिस इज 35x एंड 18 5s are 90 ठीक है ना तो अब यहाँ पर देखिए 35x है तो ये 15x दे देगा
ये 35x से 15x माइनस का देगा, 7,200 माइनस 9,000 दैट वुड गिव मी माइनस ऑफ 1,800। x से x गया, 15 1 15, 31 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई x की वैल्यू। 120 x की वैल्यू आते ही यहाँ पर देखिए 5x है, तो बस फाइंड द इनकम, तो 5x है, 5 into 120 that would give me 600, 7x 7 into 120 that would give me 840। I hope so it is quite clear to each one of you। इसी तरीके से सॉल्व किया जैसे पहले किया था। Moving towards the next, the ratio of the two numbers is 5:7, is 10 is added to each, the ratio becomes 3:4, तो again 5x upon 7x, 10 is added, 3:4, तो 4 यहाँ पे गया, 20x प्लस ऑफ 40, 21x प्लस ऑफ 30, तो x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 10 यानी ये 50 हो गया और ये 70 हो गया, तो ये 50 हो गया और ये कितना हो गया 70 हो गया, याद रखिएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अगेन गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन नाउ, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 11:5, तो दिस इज 11x, दिस इज 5x। द फादर वाज 32 इयर्स, द फादर वाज 32 व्हेन द डॉटर वाज बोर्न, तो फादर और डॉटर के बीच का एज का डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा 32 रहेगा ही। इफ सन इज 11 ईयर्स ओल्डर, सन कितना है आपका 11 ईयर्स ओल्डर है, तो अगेन द सेम थिंग, तो दिस बिकम्स योर 11x एंड 5x, यहाँ पे मैं 11x लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 5x लिखता हूँ, तो मैन इज 11x, डॉटर इज 5x, 8 ईयर्स, सन इज 8 ईयर्स ओल्डर, तो ये सन बड़ा है तो यानी 8 ईयर्स ओल्डर 32, तो 11x माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 8 बराबर 32, तो अब ये यहाँ पर 24 देगा, ये 6x देगा, x की वैल्यू कितनी देगा 4 देगा, x की वैल्यू 4 देते ही ये कितना हो गया 44 और ये हो गया 20। याद रखिएगा ये होमवर्क चैलेंज था बेसिकली, मैंने सॉल्व करा है। अब आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक बार स्टॉप करके फिर इसको देखिएगा, तो दिस वुड बी रियली यूजफुल फॉर यू। देखना है इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, प्लीज गो फॉर इट। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉरवर्ड। अब आते हैं प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पे। अब बेसिक प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाला हूं मैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, तो यहां तक रेशियो था, मैंने रेशियो के कुछ कुछ टाइप्स आपके साथ शेयर करिए, नॉट ऑल द टाइप बट कुछ कुछ टाइप शेयर करिए। अब मैं आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस दे सकता हूं कि आगे जाके जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, वी आर गोइंग टू गो फॉर द इंदौर पीवाईक्यूज आल्सो, तो वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड होने वाला है, कुछ नया नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द प्रोपोर्शनलिटी पार्ट। तो व्हाट इज अ प्रपोर्शन, तो सबसे पहली बात है प्रपोर्शन होता क्या है, ठीक है। प्रपोर्शन क्या होता है, अगर मैं लेमन की भाषा में बोलूं तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो का रेशियो। अगर देखा जाए तो ए बी सी डी अगर ये प्रपोर्शन में है तो यानी ए बी का जो रेशियो रहेगा वही सी डी का रहेगा, जो बेसिकली वो बात करता है। तो व्हाट इज अ प्रपोर्शन, टू रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन इफ दे आर इक्वल। टू रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन इफ दे आर इक्वल, यानी ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, ये प्रपोर्शन का साइन होता है आपका, दिस इज अ साइन फॉर प्रपोर्शन। तो ए रेशियो बी इज प्रपोर्शन सी रेशियो डी का मतलब क्या है, ए बाय बी की जो वैल्यू होगी वो सी बाय डी के बराबर होगी। ए बाय बी की वैल्यू जो होगी सी बाय डी के बराबर होगी। अगर आप इस डी को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट बिकम्स डी इंटू ए, और सी को बी से मल्टीप्लाई करो दैट बिकम्स सी इंटू बी। तो बेसिक क्या रहेगा, हमेशा फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म रहने वाला है। याद रखिएगा फर्स्ट टर्म को अगर लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा बराबर होगा सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म के बराबर होगा, ये बात याद रखनी है। तो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रुथ, ये बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। क्यों, क्योंकि अगर रेशियो, अगर आपका प्रोपोर्शन ये कहता है तो इस तरीके से फॉलो होगा। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शन का बेसिक लॉजिक याद रखिएगा। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन एंड ऑल, तो वो सारी की सारी चीजें अपन पढ़ना चालू करेंगे। तो चलिए, तो हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन, तो बेसिकली देखिए सबसे पहली बात है फोर्थ प्रोपोर्शन की। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का बेसिक फंडा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन का बेसिक फंडा हमेशा ये होता है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो एक्स। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यानी ये फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब चार डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं आपके पास यहाँ पर, याद रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करूं तो हमेशा आपके पास यहाँ पर तीन डिस्टिंक्ट टर्म्स है, डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ए बी बी एन एक्स, तो दैट गिव्स मी द थर्ड प्रोपोर्शन। मेन प्रोपोर्शन की बात करूं तो बीच की वैल्यूज बेसिकली इक्वल, बाकी दोनों वैल्यूज क्या होंगी आपकी, डिफरेंट होगी, दैट इज योर मीन प्रोपोर्शन। एंड द लास्ट वन इज योर मिक्स प्रोपोर्शन, जो हम टीएसजी के लीनियर रेसिस के क्वेश्चंस में बहुत काम में लेते हैं। तो बेसिकली मीन मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है,
A ratio B, B ratio C and C ratio D, that is your mixed proportional. ठीक है ना, तो याद रखिएगा, लर्न द पैटर्न, याद कर लीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं, ये देखिए A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो X, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दैट बिकम्स A बाय B बराबर C बाय X, अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है। और मुझे तो X की वैल्यू निकालनी है, तो X यहां गया, B यहां गया, तो अब X इज इक्वल्स टू BC बाय A। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो गया, BC बाय A। इन द सेम वे अगर थर्ड प्रोपोर्शन की मैं बात करूं तो बेसिक क्या हो गया, A बाय B बराबर B बाय X, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो अब ये क्या देगा, X बराबर B स्क्वायर बाय, तो बेसिकली X बराबर B स्क्वायर बाय A आ गया। इन द सेम वे अगर मैं मीन प्रोपोर्शन की मैं बात करता हूं तो A बाय X इक्वल्स टू X बाय B। अब यहां पर क्या आ गया, ए बी बराबर एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ ए बी आ गई। याद रखिएगा ये आपका क्या होगा इन तीनों प्रोपोर्शन का। तो बेसिकली फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते हैं तो पैटर्न भी याद हो गया तो भी चीजें बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो मिक्स प्रोपोर्शन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछ लिया ए अपॉन सी की वैल्यू क्या है, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। ए अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है तो ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी कर दीजिए, आपके पास ए अपॉन सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप सो क्वाइट क्लियर। अगर आप कहते हो सर ए अपॉन डी की वैल्यू निकालो, तो ए अपॉन बी, बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी करना पड़ेगा, तब जाके आपकी मीन मिक्स प्रोपोर्शन की बेसिक वैल्यू आपके पास आएगी। तो आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल अगेन, तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो एक्स, तो जो मैंने आपसे कहा था बी सी बाय ए, तो मैंने यहीं पे यही कहा था आपको, बी सी अपॉन ए, तो यू वुड गेटिंग इट एज बी सी अपॉन ए। तो x is equals to BC by fourth proportion always means find the last term. Find the last term मतलब होता है fourth proportion का। Moving towards the next one then, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है find the fourth proportion, तो कुछ नहीं करना है, BC upon A, यानी 9 2 से 18, 18 by 3 that would give me 6, 6 is the answer। जाओ चाहो तो डायरेक्ट याद रखो BC upon A, ये याद रखिएगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट देन, थर्ड प्रोपोर्शन अगेन आई टोल्ड यू इस तरीके का होगा, मिडिल टर्म रिपीट होती है इसके अंदर। तो अब ये कितना बन गया, बी स्क्वायर बाय, तो एक्स की वैल्यू बी स्क्वायर बाय का होगी, ए के बराबर होगी, एंड द सेकंड क्वांटिटी अपीयर्स ट्वाइस, स्क्वायर इट इन द न्यूमरेटर, रिमेंबर। तो जैसे 2 और 3 है, मैंने आपसे कह दिया कि 2 and 3 आर इन आपके पास बेसिकली 2, 3 जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, if 2, 3 are in proportion तो find the third one, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा आपको। तो बाय डिफॉल्ट ये A हो गया, बाय डिफॉल्ट ये B हो गया अपने आप ही, तो बाय डिफॉल्ट ये A हो गया, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2:3, तो बाय डिफॉल्ट ये A है, बाय डिफॉल्ट ये B है, तो अब B स्क्वायर बाय, तो 9 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर बाय 2, 9/2 खत्म कहानी, सिंपल एज दैट। मीन प्रोपोर्शन तो सिंपल सी बात है, अंडर रूट ऑफ AB, जो मैंने यहाँ पे बात कही थी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 2 नंबर्स होता है। तो बेसिकली अगर इसका क्वेश्चन देखें अपन, तो 4 and 9 का मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो 4 and 9 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो बस बी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रूट ऑफ ए बी दैट वुड गिव मी 36, तो 36 का रूट करोगे तो दिस वुड ऑटोमेटिकली गिव मी द आंसर एज पर्टिकुलरली 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 36 आ जाएगा, 36, और रूट ऑफ 36 तो करना ही पड़ेगा, दैट वुड गिव मी 6, तो याद रखिएगा। मिक्स प्रोपोर्शन की जो मैं बात कर रहा था आपसे, यही कह रहा था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो फाइंड ए रेशियो डी निकालना है, तो ए अपॉन डी की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए बाय बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय डी के बराबर होती है, सिंपल सी बात है। मिडिल क्वांटिटीज कैंसिल ऑटोमेटिकली लिविंग जस्ट ए एंड डी, तो ये बेसिकली इसके अंदर होता है, यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो, यू कैन सी ओवर हियर, तो ए अपॉन बी अपॉन सी, तो बी से कैंसिल हुआ, सी से कैंसिल होगा, तो ए अपॉन डी की वैल्यू बच गई है। तो ये कंसेप्ट अपन इस्तेमाल करेंगे कब, जब मैं आपको लीनियर रेसेस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा इसको। चलिए, तो जैसे देखिए ए बी दे रखा, बी सी दे रखा, सी डी, ए रेशियो डी निकालो, तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, ए रेशियो डी निकालना है तो बस खत्म। ए रेशियो डी अगर निकालना है तो ए अपॉन बी, सबसे पहले ए अपॉन बी होगा, तो दैट इज योर 3/4, 2/3 9/4, 3 2 9 4 3 4, और इसको डिवाइड करा 54/48, तो a बाई डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 9:8 आ गई बेसिकली वैल्यू अगर देखा जाए। तो रिमेंबर अगर इसको फॉलो करते हो तो अपन कुछ इस तरीके से करने वाले हैं, याद रखिएगा। आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, आपको दूसरी चीजें करने की, इक्वलाइज करने की रेशियो की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आप ए और डी को लेकर कंपेयर कर सकते हो इसके थ्रू, याद रखिएगा प्रोपोर्शन का ये मेथड। चलिए मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, तो मैंने ये समरी आपको बताई दी है, सारी चीज मैंने कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखिएगा दैट इज गोइंग टू बी पार्ट। तो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6 8 and 12, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो अभी मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला बताया था, दैट इज बी इंटू सी बाय ए, तो दिस बिकम्स योर ऑटोमेटिकली एज ए, दिस बिकम बी, दिस बिकम, तो बी सी बाय 8, 8 इंटू 12/6, 8 2 16, सिंपल,
गोइंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट वन देन फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये a बन गया, ये b बन गया, तो दैट इज b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बाय a, b स्क्वायर बाय a यानी 5, तो दैट विल बी 20। गोइंग फॉर नेक्स्ट मीन प्रोपोर्शन, दैट इज अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर 16 इंटू 25, तो 4 इंटू 5 दैट बिकम्स योर 20। और आपसे यहाँ पे पूछा a अपॉन d की वैल्यू, तो a अपॉन d वुड बी इक्वल्स टू a अपॉन b, b अपॉन c, c अपॉन d। तो 5 4 जा 20, 22 जा 40, 9 3 जा 27, 27 इंटू 7, तो दैट विल बी 189, 189 आ गया। अब ये कैंसिल आउट होता तो कैंसिल, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए याद रखिएगा, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे डुप्लीकेट रेशियो भी होता है, एक होता है डुप्लीकेट रेशियो। याद रखिएगा डुप्लीकेट रेशियो मतलब a रेशियो b गिवन है, मुझे कहा कि डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो दैट वुड बी a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर। याद रखिएगा सब डुप्लीकेट रेशियो की अगर बात कर ले आपसे, कभी कोई पूछ ले, तो याद रखिएगा अगर वो मेरे से पूछ रहा है a रेशियो की b गिवन है, सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो दैट वुड बी रूट a इंटू रूट a रेशियो रूट b। ट्रिप्लीकेट रेशियो की अगर बात कर ले आपसे, तो दैट वुड बी a रेशियो b अगर गिवन है, तो दैट वुड बी a क्यूब रेशियो b क्यूब। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की अगर बात कर ले, तो दैट वुड बी a रेशियो b अगर गिवन है, तो दैट वुड बी क्यूब रूट ऑफ a रेशियो क्यूब रूट ऑफ b। याद रखिएगा, तो यू हैव टू गो इन दैट पर्टिकुलर मैनर टू सॉल्व इट पर्टिकुलरली। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, आगे देखते हैं। चलिए, तो अब यहां तक प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी तो देख लेंगे। नाउ गोइंग फॉर द वेरिएशन पार्ट। अब वेरिएशन में क्या क्या चीजें होती है, अब वेरिएशन को समझेंगे, वेरिएशन को देखेंगे क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है पर्टिकुलरली फॉर द वेरिएशंस। नाउ तो अब देखते हैं वेरिएशन क्या होता है, सबको पता ही है बेसिक मीनिंग तो वेरिएशन क्या है क्या नहीं है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन पर्टिकुलर। चलो, तो वेरिएशन के अंदर क्या होगा, एक साइन का इस्तेमाल करेंगे अपन, ये जस्ट सेकंड, हाँ दिस वन। याद रखिएगा इसका मतलब होता है वेरीज। याद रखिएगा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a वेरीज विद b या a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी यही आएगा। तो ये साइन बहुत ज्यादा काम आने वाला है, याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलरली। ठीक है, तो अब देखिए व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन मींस वन क्वांटिटी चेंजेस व्हेनेवर अनदर क्वांटिटी चेंजेस। अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो और दूसरी भी क्वांटिटी चेंज होती है उसकी वजह से, तो बेसिकली दैट इज वेरिएशन। यानी फॉर एग्जांपल सैलरी डिपेंड्स ऑन द सेल्स, आपको पता ही है आपकी सैलरी सेल्स पे डिपेंड कर रही है, तो सैलरी डिपेंड्स ऑन द सेल्स, जितनी ज्यादा सेल उतनी ज्यादा सैलरी। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टाइम, डिस्टेंस और हमेशा क्या होता है टाइम डिपेंडेंट, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम होता है, याद होगा। सॉरी स्पीड इज, मैं क्या लिख रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। तो देखिए डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड रहता है। वर्क डिपेंड्स ऑन द वर्कर, तो बेसिकली वर्क डिपेंड्स ऑन द वर्कर, ये तो सच्ची बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा काम होगा, जल्दी काम भी हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड्स ऑन द यूनिट, यू नो दैट पर्टिकुलरली, कि जितनी ज्यादा यूनिट्स आप खर्च करोगे उतना ज्यादा ही आपका बिल बन जाता है। तो दैट्स, तो बेसिकली ये चेंजेस इसके अंदर होते हैं। तो अब आता है कैसे चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, किस लिए चेंज होता है, क्वेश्चन के अंदर कैसी बात होने वाली है इसमें, तो वो होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें मैं समझा रहा हूं, अगर डायरेक्ट की बात कर रहा है, अगर वो कह रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट वेरीज है, तो हमेशा याद रखिएगा x विल बी प्रोपोर्शनल टू y। फॉर एग्जाम्पल a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो मैं लिखूंगा a प्रोपोर्शनल टू b। फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो मैं लिखूंगा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो सिंपल सी बात है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बेसिक मतलब क्या होता है, याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर मैं बढ़ रहा हूं तो तू भी बढ़ेगा, मैं घटूंगा तो तू भी घटेगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे यहाँ पे आप देखते हैं f इज इक्वल्स टू ma, तो a जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा f की वैल्यू नहीं हो जाएगी, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से डायरेक्ट वेरिएशन होता है। इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो इनवर्स इज दिस वन, इनवर्स प्रोपोर्शन x इज प्रोपोर्शन टू y। तो जैसे आपका बेसिक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या है, इनवर्स है। यानी स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा, आपको भी ये बात पता है। जितने ज्यादा मजदूर होंगे तो काम उतना जल्दी होगा, दैट्स द पर्टिकुलर पार्ट। तो बेसिकली इसी के अंदर यही होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी मैं बढ़ूंगा तो तेरे को घटना पड़ेगा,
और तू घटेगा तो मैं बढ़ूंगा, सिंपल सी बात है। और अगर टाइम बढ़ा तो स्पीड को घटना पड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रिलेशनशिप्स, याद रखिएगा, इसे कहते हैं इनवर्सली। तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो मैं लिखूंगा ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अब ये होता है डायरेक्ट, ये होता है इनवर्स रेशियो, एंड देन द जॉइंट, जो बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो देखिए मेरे को ज्वाइंट रिलेशन में बोला गया कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा बोला गया x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो मैं इसको ऐसा रखूंगा x इज प्रोपोर्शनल टू y व्हेन z इज कांस्टेंट, इस तरीके से लिखी हुई है एक लाइन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या, x इज प्रोपोर्शनल टू y, बस ये खत्म। z के बारे में कोई बात नहीं होगी क्योंकि z एक कांस्टेंट है। अब इसी लाइन को, इसी रिलेशन को लेके लिखता हूं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to z when x is constant, when y is constant, sorry, when y is constant, तो मैंने ये लिख दिया। तो that would be equals to x is proportional to, आपका x is proportional to y, सिंपल से x is proportional to z, x is directly proportional to, तो x is proportional to z, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और दोनों को जब कंबाइन करा जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। याद रखिएगा ये बात कि किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो x is proportional to y into z इस तरीके से बनेगा। तो याद रखना ये तीन रिलेशन होते हैं। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन x is proportional to y, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है कुछ इस तरीके से, x is equals to ky, k की वैल्यू निकालनी है तो k would be equals to x upon y, याद रखना। जैसे यहाँ पर x is proportional to this one, तो this would become as x is equals to k upon y, k की वैल्यू निकालनी है तो यानी x into y हो जाएगा। और अगर यहाँ की बात करता है, इस तरीके से बात करता है तो x is equals to k into y into z, k की वैल्यू निकालनी है तो x upon y z इसकी वैल्यू बनेगी। याद रखिएगा तो कांस्टेंट के टर्म्स में कुछ इस तरीके से रहता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन कुछ इस तरीके से रहेंगे, याद रखिएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ, तो इफ y इंक्रीजेस x आल्सो इंक्रीजेस, जो मैंने आपको कहा y डिक्रीजेस x आल्सो डिक्रीजेस, दैट इज योर डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा ये बात होगी ही होगी, याद रखना। इन द सेम वे डायरेक्ट वेरिएशन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शन टू टाइम, सैलरी, आर्टिकल सोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, वाटर फिल्ड, ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो फॉर एवरी, तो बेसिकली सबका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ, तो जैसे देखिए यहाँ पे x वेरीज, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, तो x वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ y। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नाउ, x वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ y की बात कर रहा है वो आपसे, तो x वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ y, तो x वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ y, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसी का प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, x equals to k of y square। Now what he is saying, when y is 12, x is 42, तो k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को। तो when y is 12, x is 432, तो 12 का स्क्वायर 432 बराबर k इंटू 144, तो बेसिकली ये कितना आ गया 144। तो k की वैल्यू यहां से निकल के कितनी आ गई, तो k वुड बी इक्वल्स टू 432 अपॉन 144, तो k की वैल्यू आ गई 432 अपॉन 144। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड x व्हेन y इज 18, तो x को फाइंड करिए जब y क्या है आपका 18 है। फाइंड x व्हेन y इज 18, तो अब इसी k को इस्तेमाल करते हुए इसी फॉर्मूले में रखूंगा, तो x इज इक्वल्स टू k ऑफ y स्क्वायर, तो x k कितनी वैल्यू है 432 अपॉन 144, और यहां पर y 18 गिवन है तो यानी 18 इंटू 80, सिंपल सी बात है। तो 12 3 जा 80, सॉरी 6 3 जा 18 बेसिकली ले सकता हूं, 6 3 जा 18 एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू योर 6 2 जा 12 एंड 6 4 जा 24, 3 1 जा 3 8 जा 24, ठीक है, 8 1 जा 8 5 जा 40 एंड 8 4 जा 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, तो 54, तो आंसर कितना आ गया 54 इंटू 18। नाउ यू कैन सॉल्व इट पर्टिकुलरली, तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 972 आ जाएगा, यही किया गया। तो हमेशा स्टेप याद रखिए, पहले जो गिवन है उससे एक फॉर्मूला बनाइए, उस फॉर्मूले में फॉर्मूला बना लिया, जैसे x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला बना दिया, जो गिवन डेटा है उससे कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए और नेक्स्ट में वापस वो कांस्टेंट की वैल्यू उठा के रख दो और कुछ नहीं करना है। तो यूनिवर्सल अप्रोच, फाइंड कांस्टेंट देन यूज कांस्टेंट, याद रखना।
तो सेम 3 स्टेप वर्क फॉर एवरी वेरिएशन क्वेश्चन, डायरेक्ट, इनवर्स एंड द जॉइंट, रिमेंबर इट पर्टिकुलरली। जैसे अब शॉर्टकट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये सारी की सारी है। तो डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ वाई, डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ वाई कुछ इस तरीके से, डायरेक्टली विद द क्यूब कुछ इस तरीके से, डायरेक्टली विद द स्क्वायर रूट यानी x प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, एंड डायरेक्टली विद द इनवर्सली विद द स्क्वायर यानी x इज प्रोपोर्शनल टू 1 वाई स्क्वायर। तो इंग्लिश से मैथ्स से आंसर निकालते हैं हम, याद रखनी है ये बात, आपको याद रखनी है। चलिए, तो ये डायरेक्टली रिलेशंस हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली एज वाई क्यूब, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली एज वाई क्यूब, ये गिवन है। तो अब बताओ इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट, आपको इनमें से इक्वेशन बतानी है कौन सी करेक्ट है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर वेरीजली डायरेक्टली एज वाई क्यूब, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक्स है वाई क्यूब नहीं है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है। तो बेसिकली आंसर क्या हो गया, ये वाला आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कितनी बार चेक करने के लिए। इनवर्स रिलेशन मैंने आपको बता दिया, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर डिक्रीजेस, याद रखना है। तो इनवर्स रिलेशन कुछ इस तरीके से होते हैं, हमेशा याद रखना। तो जैसे वर्कर्स इनटू टाइम, तो इनका रेशियो वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्पीड और टाइम का रेशियो, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम का रेशियो भी सेम है, द पैटर्न इज इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जाना, सिंपल एज दैट। तो अब जैसे ही क्वेश्चन है एक्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ वाई, तो सबसे पहले रिलेशन बनाने की कोशिश करिए। रिलेशन क्या बनेगा, तो एक्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ वाई, तो एक्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ वाई, तो दिस बिकम्स x इज इक्वल्स टू k ऑफ अपॉन y स्क्वायर, ये बन गया। अब व्हेन y इज 3 x इज 4, x इज 4 y इज 3, 3 का 9, तो 9 4 द 36, यानी k की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला मेरे पास बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, फाइंड x व्हेन y इज 6, जो पहले मैंने किया था, फॉर्मूला बनाओ, इक्वेशन निकालो और फिर सॉल्व करो। तो फाइंड x व्हेन y इज 6, तो बेसिकली यही पूछ रहा है। तो x इज इक्वल्स टू k अपॉन ऑफ y स्क्वायर, तो फाइंड x, k की वैल्यू 36 है, y स्क्वायर इज 36, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। हियर यू गॉट द आंसर एज 1। तो बेसिकली बार बार मैं वही चीज कर रहा हूँ, फॉर्मूला बनाओ, कैसे करके पहले रिलेशन एस्टैब्लिश करो, फॉर्मूला बनाओ एंड देन फिर इसको सॉल्व करके खत्म करो, हमेशा याद रखिएगा। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, तो वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अदर टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम। तो जैसे इस तरीके से मैंने अभी आपको समझाई थी ये बात स्टार्टिंग में, जब मैं इसको आपको समझा रहा था, कहाँ गया वो, कांस्टेंट के हिसाब से मैंने आपको समझाई थी ये लाइन लिख के, जस्ट अ सेकंड, मैंने ये यहाँ से मैंने ये लिख के बताया था आपको। तो वही चीज है, याद रखिएगा, यही चीज यहाँ पे ज्वाइंट रिलेशन में होती है और कुछ नहीं होता ज्वाइंट वेरिएशन में, ठीक है ना। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ए वेरीज डायरेक्टली ज्वाइंटली विद बी एंड सी, ए वेरीज डायरेक्टली ज्वाइंटली विद बी एंड सी गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है, इसका फॉर्मूला ही बनाना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सबसे पहले इसका, तो ए ज्वाइंटली विद है ना, तो ज्वाइंटली है, तो ए इज इक्वल्स टू, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया। अब गिवन है कि ए 6000 है, के पता नहीं, 20 इंटू 30, तो 600 हो गया। 1 2 1 2, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो के की वैल्यू 10 हो गई, इस फॉर्मूले में मुझे पता है। अब वापस यही फॉर्मूला मैं यहां पे लिखूंगा, फिर सॉल्व करता हूं। A इज इक्वल्स टू के इंटू बी इंटू सी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या पूछ रहा है, फाइंड ए व्हेन दिस पर्टिकुलरली। तो अब ए निकालना है, के की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 40 है और सी की वैल्यू 60 है। 6 4 से 24, 1 2 3, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 24,000, सिंपल एज दैट। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ रही है कहानी, मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ इन सारे रिलेशंस को। हमको इसी तरीके से ये सारी चीजें करनी है बार बार, ठीक है ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ। डायरेक्ट प्लस इनवर्स रिलेशंस मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से बैठेंगे। कभी कभी डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन भी आ जाएंगे, तो हम कुछ इस तरीके से फॉर्म, ए वेरीज डायरेक्टली विद बी, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। देखिए ये रिलेशन को देखोगे तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एंड इनवर्सली विद सी, तो इनवर्सली विद सी, देखो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इनवर्सली विद सी। अगर ऐसा है तो कंबाइंड रिलेशन क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू के इंटू बी अपॉन सी, ये इस तरीके से बनेगा, सिंपल एज दैट। तो याद रखिएगा हमेशा ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर कंबाइंड में आ जाए, इनवर्स तो अभी तक डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट लिखा, इनवर्स डायरेक्ट के साथ कंबाइंड हो आएगा तो हमेशा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिएगा,
A gemstone breaks into 3 pieces whose weights are in the ratio of this. तो अब यहाँ पे गिवन है कि आपको जेमस्टोन था आपके पास जिसका वेट क्या, जिसको 3 पीसेस में वेट कर दिया गया है, दैट इज 3:4:5. ओके, और पहले यहाँ पे सॉरी, जेमस्टोन वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. एक जेमस्टोन की वैल्यू क्या है, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के प्रोपोर्शन है, यानी वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर. यानी कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर जेमस्टोन का वेट 5 किलो है तो उसका रेट 25 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक जेमस्टोन का वेट 3 है तो उसका वेट 3 है तो उसका रेट 9 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक जेमस्टोन का वेट 4 है तो बेसिकली उसका रेट 16 हो जाएगा. दैट इज बिकॉज क्योंकि रिलेशन पहले से स्पेसिफाइड है. जब रिलेशन स्पेसिफाइड है तो यही होगा. तो वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट. तो अगर मैं इस लैंग्वेज को लिखना चाहूँ तो वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर लिखूंगा. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो k इंटू डब्ल्यू स्क्वायर लिख दूंगा. सिंपल सी बात है, याद रखिएगा. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ. अब इसको 3 पीसेस में बांटा गया, 3x, 4x एंड 5x में. तो 3x, 4x एंड 5x. तो टोटल वेट कितना हो गया, 12x हो गया इसका टोटल वेट. तो 5 और 4 9 और दिन 12x, तो 12x हो गया. तो अब पहले पीस की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले वो डिफाइन करते हैं. तो जैसे कि 3 है तो 3 का स्क्वायर इज 9. 3 का स्क्वायर इज 9 बेसिकली, याद रखिएगा. तो 9kx. अब मेरे को बोला गया है कि हर एक पीस उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ky स्क्वायर, k वेट, k डब्ल्यू स्क्वायर. तो वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू वेट स्क्वायर, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला. तो अब देखिए वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ स्क्वायर. हाँ, तो वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर. एंड नाउ यू नो दैट कि वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू k ऑफ वेट स्क्वायर. तो अगर 3x इसका वेट है तो अभी 3x है तो 9 ऑफ kx स्क्वायर. ये 16 या 25 आ गया. सिंपल सी बात है. अब इसका वैल्यू इतना आ गया, इसका वैल्यू इतना आ गया, इसका वैल्यू इतना आ गया. ये मेरे को गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर मैं इसमें बात करता हूं आपसे कि इनिशियली अगर ये वेट, अगर ये स्टोन नहीं टूटता तो बेसिकली इसका वेट 12x होता. यानी इसकी जो रेट होती वो 144 kx स्क्वायर होती. और ये अभी कितने का बिका है, अभी कितने का टोटल बैठ रहा है, दैट इज 25, 16 एंड 19. तो 16, 25 यानी 50 kx स्क्वायर का है. देखिए समझिएगा, बात करनी बहुत सिंपल है कि एक जेमस्टोन था, उसको क्या करा गया है, उसको कहा गया है कि भाई वो ना अपने वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. तो उसकी जो रेट होगी वो वेट का स्क्वायर होगी. यानी 5 किलो का अगर स्टोन है तो 25 उसकी रेट हो जाएगी. 4 किलो का है तो 16 उसकी रेट हो जाएगी. ठीक है, तो याद रखिएगा. अब एक जेमस्टोन को 3 पार्ट्स में जब आपने ब्रेक किया तो इसका वेट 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है. तो इसका जो होगा, तो मैंने kx स्क्वायर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे गिवन है, तो 3x अगर इसका वेट है, इसका वेट कितना मैंने कह दिया कि मैंने कहा इसका वेट क्या है, 3x है, 3x है, 4x है, 5x है. तो इसका जो स्क्वायर होगा दैट इज 9x स्क्वायर. तो k के साथ 4x स्क्वायर, 16kx स्क्वायर और ये 25kx स्क्वायर. इन सब का एडिशन करूंगा तो 25kx स्क्वायर. तो ओरिजिनली 12x का था, यानी उसकी रेट क्या थी, उसकी प्राइस क्या थी अगर देखी जाए तो उसकी प्राइस ये थी. और ये टोटल कितने का है, 50kx स्क्वायर का हो गया. तोड़ के बेचा तो 50kx स्क्वायर में बेचा, बिना तोड़े बेचोगे तो 144kx स्क्वायर में बेचोगे. तो भाई अब मेरे को बताओ कितने का लॉस हुआ. तो लॉस कितने का हुआ, इन दोनों का माइनस कर दीजिए, दैट इज योर 94kx स्क्वायर का लॉस हो गया. इन दोनों का माइनस, दैट इज योर लॉस पर्टिकुलरली. तो ये कितना हो गया आपके पास, लॉस हो गया. एक सेकेंड, तो ये पर्टिकुलरली लॉस हो गया. अब इसके अंदर कुछ भी गिवन हो सकता है आपको डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वो कह देगा ओरिजिनल प्राइस इज दिस. तो बताओ लॉस कितने का हुआ. ठीक है, ओरिजिनल प्राइस बोल दिया 5000 है, ओरिजिनल प्राइस बोल दिया 15000 है. तो 15000 किसके बराबर हो गया, इसके kx स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, बस उठा के यहाँ पे रख दो. सिंपल एज दैट. ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना. दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो 3:4:5. तो बेसिकली चाहो तो ये बन गया 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर एंड दिस बिकम्स योर 5x स्क्वायर. तीनों को कंबाइंड वेट कितना हो गया, 12 का वेट हो गया. तो ये बन गया आपका 144x स्क्वायर. तो अब ये कंबाइन करके जब आप बेचोगे तो ये 25 है, ये 16 है, ये 16 है. तो ये टोटल 50x स्क्वायर का हो गया, ये 144x स्क्वायर का हो गया. और अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 94x स्क्वायर का. ये कितने का बनेगा, 94x स्क्वायर का बन जाएगा. एंड दैट इज योर लॉस. ये क्या है आपका लॉस है. आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. अब लॉस गिवन है, अगर वो आपको कहता है इनिशियल वेट गिवन है, इनिशियल वेट 57,600 है, तो यानी 144x स्क्वायर बराबर 57,600. याद रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल उसने कहा लॉस 57,600 है, तो यानी 94x स्क्वायर बराबर 57,600.
याद रखिएगा, वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर मैनर, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट प्लीज। अब देखिएगा, तो ये वेरिएशन की टाइप्स थी जो मैंने आपको कराई है, किस तरीके से सॉल्व करना है आपको समझा दिया है, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इट पर्टिकुलर। नाउ गोइंग फॉर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होते हैं। चलिए, तो इसकी सिर्फ मैं इक्वेशंस बनाऊंगा, मैं इसको आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा। द मंथली टैरिफ ऑफ अ डीटीएच ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अ फिक्स्ड, अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है रेशियो का, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक तरीके से। The monthly tariff of a DTH operator consists of two parts, a fixed part for providing the service and a variable part which varies with the number of channels opted for। कि भाई मैं ना एक DTH ऑपरेटर एक फिक्स पैसा तो लेगा ही लेगा, और फिर उसके बाद में जितने ज्यादा तुम चैनल्स लेते जाओगे उतना पैसा एक्स्ट्रा और लेने वाला है। The monthly tariffs of the two customers who opted for 30 and 50 channels are 50 and 50 respectively. Find the number, 50 and 50 कैसा आया है? Find the customer who opted for the basically क्या बोला? Find the monthly tariff of a customer who opted for 60 channels. बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 450 कर लेता हूँ और इसको 750 कर लेता हूँ। थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, तो 450 और 750 करना, दैट वुड बी गुड। 450 और 750, तो मतलब एक पहले कस्टमर का जिसने 30 चैनल लिए तो वो 450 रुपये देता है, एक दूसरा कस्टमर जिसने 50 चैनल लिए तो वो 750 रुपये देता है। तो अब बेसिकली पूछ रहा है बताओ 60 का क्या होगा, तो दैट इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, आना चाहिए सॉल्व करना। कैसे करेंगे इसको, तो सिंपल सी बात है, तो मंथली टैरिफ तो बेसिकली 450, अब एक फिक्स है तो एक तो फिक्स हो गया, प्लस के टाइम्स ऑफ जो भी आपके चैनल्स हैं वो, यानी 450 इज इक्वल्स टू एफ प्लस के टाइम्स ऑफ चैनल्स। कितने चैनल्स थे इसके, 30 चैनल्स, तो 30 के। So if this is your first equation, moving towards the next now, 750 is equals to f plus 50k. This is going to be the second equation. ये दो इक्वेशन आ गई है जिससे फिक्स्ड और k की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब आपसे क्या पूछा गया है, बताइए कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे फिक्स्ड प्लस 60k के साथ। तो देखिए सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, इसलिए सिर्फ इक्वेशन बनवा के छोड़ रहा हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। आपको सिर्फ लैंग्वेज समझनी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखिएगा इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिक्स्ड टाइप, फिक्स वैल्यू के इसके ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए, और ये सारे की सारी चीज। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू नाउ। तो अब आप इसको लेके कर सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अगेन अ फिक्स्ड पार्ट एंड अ वेरिएबल पार्ट। तो जो सैलरी है that is equals to the fixed plus of variable, ये होगा, which is dependent on the number of items sold. When he sells 120 articles in the month, he get 45,000, मतलब 45,000 की सैलरी प्लस फिक्स वन प्लस, अब ये क्या है 120 आर्टिकल सोल्ड करें, मतलब 120s कर लेता हूं। अगला 60,000, बेसिकली ये 60,000 हो गया फिक्स्ड प्लस 180 of S। 45,000 is equals to F plus 120S, and ये कितना हो गया 60,000 equals to F plus 180S। तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशंस बन जाएगी आपके पास, एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। अब वो पूछ रहा है 150 आर्टिकल्स बेचेगा तो उसकी सैलरी क्या होगी, तो बेसिकली वट एवर द सैलरी में बी, तो ये क्या होगी F प्लस ऑफ बेसिकली 150 आर्टिकल्स। मुझे प्लीज इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताइएगा, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या है इन द कमेंट सेक्शन, कि पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या इसका आंसर रह रहा है, ताकि मैं भी इसको एक बार चेक कर सकूं। तो चलिए, आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल। तो बस यही चीज है, टोटल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लस वेरिएशन, याद रखिएगा, एंड देन द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। वेरिएशन याद रखना है हमको, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको वहां पर दिए हैं, 3 क्वेश्चन ये दिए हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है इसका। चलिए, नाउ वी विल बी गोइंग फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रेशियोज एंड ऑल द थिंग्स पर्टिकुलरली। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब आएंगे प्रैक्टिस, पूरा टॉपिक कंप्लीट, अब अपना पूरा प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गोइंग फॉर द प्रैक्टिस सेशन नाउ। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस नाउ। अब बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने थे, तो अब अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, व्हाट द क्वेश्चन सेज, जस्ट गो फॉर इट। तो बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई
आपके पास यूरो, पाउंड, येन एंड डॉलर की कुछ करेंसीज है इन द रेशियो 3, 2, 6 एंड 5। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द करेंसीज टुगेदर इज 18,000 एंड यहां पर कन्वर्जन रेट्स इसका गिवन है। वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पाउंड्स प्रेजेंट इन द बॉक्स, फाइंड द नंबर ऑफ पाउंड प्रेजेंट इन द बॉक्स। तो बेसिकली सबसे पहली जो एरर बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि इसे 3265 को ऐड करते हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 16, 16x बराबर 18,000 कर देंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज इट इज शोइंग द नंबर and it is showing the total number of rupees। तो बेसिकली अगर 3x पाउंड है तो यूरोस 3x है, ये 2x है, ये 6x है, 5x है, तो ये टोटल नंबर ऑफ रुपए बता रहा है कि कितना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा आपके पास 100 रुपए के 2 नोट है, तो 2 आपकी क्वांटिटी को बता रहा है और 100 रुपए के 2 नोट यानी 100 इंटू 2 यानी 200 रुपए। आपके पास 200 रुपीज टोटल है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ 100 रुपीज नोट इज 2। तो बेसिकली ये हो रहा है। तो कभी भी इसको इसके साथ डायरेक्टली नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि ये सेंट्स में गिवन है तो मैं सबको सेंट्स में कन्वर्ट कर देता हूं। तो बेसिकली दिस इज 5। तो यहां पर ये कितना गिवन है कि सर डॉलर्स जो है वो क्या है, बेसिकली 5 गिवन है। तो डॉलर मैंने मान लिया कि 5x है, एक डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं, यानी ये कितना हो गया 100 सेंट्स यानी 500 सेंट हो गया। इन द सेम वे अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो यू हैव येन, येन इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ योर 6। तो येन क्या है आपका 6x में आ चुका है, तो येन 6x में, और मुझे पता है यहां पर येन गिवन है दैट इज 30 येन बराबर $2। तो यानी मैं कह सकता हूं 15 येन मेरे $1 के बराबर है। तो येन क्या हो गया मेरा $1, यानी अगर मैं बात करता हूं $1 100 सेंट है, तो एक येन की जो वैल्यू हो गई वो 100/15 के बराबर हो जाएगी। इन द सेम वे अगर मैं यहां पे बात करूं तो 6x येन है, तो 6x येन को 100 में कन्वर्ट करिए तो दैट वुड बी 100/15, तो दैट वुड बी 100/15। 3 2s are 3 5s are 5 से गया 20 बार, तो दैट बिकम्स योर 40 सेंट। ये कितना बन गया मेरा 40 सेंट बन गया। इन द सेम वे मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ पाउंड। तो पाउंड आपका 2x है, पाउंड की क्वांटिटी कितनी है 2x है, और एक 6 पाउंड मिलाकर $2 बनते हैं। 6 पाउंड मिलाकर $2 यानी 200 सेंट, तो एक पाउंड की वैल्यू 200/6 हो जाएगी, यानी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 2 की टेबल में 100 और 3, तो एक पाउंड 100/3 के बराबर है। इन द सेम वे यहां पर अगर इसको देखते हैं तो एक पाउंड का कितना रेशियो है हमारे पास 2x है, तो पाउंड इज योर 2x यानी 2 into 100/3, तो दिस इज योर x, तो दैट बिकम्स योर 200x/3। इन द सेम वे एंड द लास्ट क्वांटिटी इज योर यूरो। तो अगर मैं यूरो को कैलकुलेट करता हूं तो यूरो यू हैव एज अ क्वांटिटी इज 3x, तो बेसिकली 3x है। और कन्वर्जंस देख लेता हूं, 15 यूरो बराबर $2 है, तो 15 यूरो मेरे $2 देते हैं यानी 200 सेंट देंगे, तो 1 यूरो मेरा 200/15 के बराबर हो गया। इन द सेम वे तो 3x कितने के बराबर हो गया 3x इंटू 200/15, तो 3 1s are 3 5s are 5 से गया 4 बार यानी 40, तो दैट बिकम्स योर 40। तो यूरो कितने बन गए मेरे 40x बन गए। अब इनका टोटल बराबर होगा मेरे किसके 18,000 के बराबर होगा, यानी ये कितना हो गया मेरा 500x प्लस 40x प्लस 200/3x प्लस 40x एंड दैट इज इक्वल टू योर 18,000। ये किसके बराबर हो गया मेरा 18,000 के बराबर हो गया। अब इनको ऐड अप करते हैं तो दिस वुड गिव मी 3, तो ये 500 है तो ये 1500 देगा, यहाँ पर ये 120x देगा, ये 200 देगा और ये 120x देगा, बराबर 1800 हो गया 18,000 सॉरी 18,000। ये इसको यहाँ पे भेज दूंगा तो दैट वुड गिव मी 18,000 into 3। अब इनको ऐड अप कर लेते हैं तो दिस बिकम्स योर 120 दैट बिकम्स योर 240 प्लस 200 दैट बिकम्स योर 440 इज योर 1940x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18,000 into 3 अपॉन 1940। सिंपल एज दैट। ये जीरो से तो क्या हो गया, ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये 2 से काटूंगा तो दैट बिकम्स योर 900। ये 2 से काटूंगा 2 9 से 18 2 7 सा, तो दैट इज योर 2700/97 ऑफ ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ पाउंड्स बताइए, नंबर ऑफ पाउंड्स कितने हैं, यही पूछ रहा है नंबर ऑफ पाउंड्स। तो नंबर ऑफ पाउंड्स वुड बी 2x, तो 2x यानी 2 into 2700 अपॉन ऑफ 97, सिंपल सी बात है, दैट बिकम्स योर
5400 upon of 97, this would give me around the answer is 55.6 समथिंग कुछ आएगा इसका आंसर। तो 55.6 समथिंग आएगा, तो जो पाउंड्स होंगे वो आपके 55.6 हो जाएंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ पाउंड्स। तो बेसिकली कभी भी पाउंड्स आपके पास क्या होगा, पॉइंट्स के अंदर नहीं आ सकता है। ये रेशियो लिया गया था, तो आप बेसिकली या तो इसको 55 कंसीडर करिएगा, 56 कंसीडर करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेशियोज की वैल्यू कुछ इस तरीके से थी। तो मैं इसको राउंड ऑफ ले लूंगा, दैट वुड बी 56 अगर देखा जाए, या तो 55। अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का रेशियो गिवन है अगर उसमें है, तो हमको राउंड ऑफ लेके ही इसका पर्टिकुलर आंसर निकालना पड़ेगा। तो दैट्स द पॉइंट, याद रखिएगा। देयर वुड बी अ डिफ्लेक्शन माइंड में आएगा कि यार ये पाउंड का नंबर ऑफ पाउंड कैसे आ सकता है, ऐसा 2.5 पाउंड कैसे हो सकता है। तो बेसिकली बात यही है कि रेशियो इस तरीके से था, तो हमने उसी तरीके से सॉल्व किया है और कोई बात नहीं है। और अगर एमसीक्यू के अंदर आया अप्रोक्सीमेट करके आगे वाली वैल्यू में अपन लेके चले जाएंगे। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ, गोइंग फॉर इट। तो एमसीक्यू में आएगा तो या तो 55 होगा या 56 होगा, दोनों में से एक होगा। तो बेसिकली यू कैन गो फॉर इट पर्टिकुलरली जैसा क्वेश्चन के अंदर आए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को मेजर बात क्या समझानी थी, लर्निंग क्या है। सबसे पहली बात लर्निंग यह है कि हमेशा रेशियो देख के टोटल के बराबर नहीं रखते हैं। कितनी बार वो यूनिट से कनेक्टेड होता है तो यूनिट के हिसाब से कन्वर्जन करके रखोगे, याद रखना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। तो राहुल रोहित वर्क्स इन द कंपनी वेयर हिज सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज ही इज प्रेजेंट। तो रोहित जिस कंपनी में काम कर रहा है उसकी जो सैलरी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज। मतलब भाई जितने दिन आओगे उतने दिन के पैसे आपको मिल जाएंगे, सिंपल सी बात ये है। इनिशियली द रेशियो ऑफ द डेज प्रेजेंट टू द डेज एब्सेंट इज 7:2। अगर इनिशियली की बात करते हैं अपन तो डेज प्रेजेंट टू द डेज एब्सेंट इज 7:2। ये आपको गिवन है यहाँ पे कि भाई जितना प्रेजेंट है जितना एब्सेंट है दैट इज योर 7:2 के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर गिवन है। चलिए तो ये यहाँ पे गिवन है। तो अब प्रेजेंट और एब्सेंट का रेशियो आपके पास 7:2 है यहाँ पे। अब और यहाँ पर एक और चीज गिवन है, now total number of working days remains the same but the attendance ratio is reverse। working rate तो सेम रहेगी, total number of days that is 30 अगर 30 दिन हो गए, लेकिन यहां पर गिवन है कि प्रेजेंट और एब्सेंट का रेशियो दैट इज योर 2/7। तो ये कितना हो गया है, 2/7 का रेशियो हो गया, दैट इज 2:7। तो देखिए इनिशियल द रेशियो ऑफ डेज प्रेजेंट टू द नंबर ऑफ डेज एब्सेंट इज 7:2। तो ये 7:2 है और आपका क्या हो गया, अटेंडेंस रेशियो इज रिवर्स, दैट इज योर 2:7 बन गया। तो अगर मैं आपको बात कहता हूं कि सैलरी आपकी टोटली डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ डेज पे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, सैलरी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यू सैलरी अपॉन ओल्ड सैलरी, जो भी न्यू सैलरी अपॉन ओल्ड सैलरी का रेशियो होगा वो न्यू डेज प्रेजेंट अपॉन ओल्ड डेज प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। तो न्यू सैलरी अपॉन ओल्ड सैलरी, न्यू डेज प्रेजेंट अपॉन ओल्ड डेज, सिंपल सी बात है, अपॉन ओल्ड डेज होगा। न्यू सैलरी अपॉन ओल्ड सैलरी इज इक्वल टू योर न्यू डेज प्रेजेंट अपॉन न्यू डेज प्रेजेंट अपॉन ओल्ड डेज प्रेजेंट के बराबर होगा। न्यू डेज प्रेजेंट अपॉन ओल्ड डेज के प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो ये रेशियो आपका 2/7 चल रहा है। ये रेशियो कितना चल रहा है आपका, 2/7 चल रहा है। तो नाउ ही साइंग व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैलरी ही विल रिसीव नाउ। तो टोटल सैलरी कितना वो रिसीव करेगा, और यहां पर एक गिवन है एज ए रिजल्ट ही रिसीव 70% ऑफ हिज टोटल सैलरी। इन कंडीशन के कारण 70% रिसीव कर रहा है, तो इन कंडीशन के कारण कितना करेगा, 2/7 इंटू 70 दैट वुड गिव मी 20%। याद रखिएगा, तो दैट वुड गिव मी योर 20%। तो आंसर कितना बन जाएगा मेरा, 20% इसका पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दैट इज क्वाइट गिवन, इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट से एब्सेंट के ऊपर, तो 7/2 है तो इसी के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है, क्योंकि जितने दिन प्रेजेंट होगा उतने दिन की सैलरी इसको मिलने वाली है। तो ये 277 हो गया है। तो भाई नंबर ऑफ डेज रिमेन्स द सेम बट द अटेंडेंस रेशियो इज रिवर्स, मतलब अब 2 दिन आ रहा है 7 में से, तो अब बेसिकली 2/7 पे डिपेंड कर जाएगा। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। वापस बता देता हूं, सैलरी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज। यहां पर ये बात बोली गई, तो रेशियो इनिशियली द रेशियो इज प्रेजेंट टू एब्सेंट इज 7:2। तो प्रेजेंट 7 दिन हुआ, एब्सेंट 2 दिन हुआ, तो बेसिकली 70% ऑफ द सैलरी उसने कमा ली है। अब यहां पर भी वही रहेगा, परसेंटेज रेशियो तो सेम ही रहेगा, वो तो चीज सेम ही रहेगी, प्रोपोर्शन तो सेम ही रहेगा। अगर प्रोपोर्शन सेम रहने वाला तो इस बार 2 है और 7 आपका एब्सेंट है, तो बेसिकली पहले 70%, अगर 7 दिन आता है तो 70%, तो अब यहां पर तो 2 दिन आ रहा है, तो 2 दिन के हिसाब से 20। तो चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, पर्टिकुलरली इन क्वेश्चंस को नहीं देखते, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस और देखते हैं। चलिए आ जाइए, यहां से स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग फॉर द न्यू क्वेश्चंस नाउ। चलिए दीज आर द बेसिकली इंदौर की PYQs है जिसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। 4 से 5 PYQs है जिनको अपन सॉल्व करेंगे। तो गोइंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज इन अ कंपनी द इनिशियल रेशियो ऑफ द
foreign and the domestic workers is 5:8. When some workers and 12 domestic workers left the company, the ratio become 2:3. Later, when 10 more foreign workers replaced by 10 new domestic workers, the ratio becomes 3:7. तो बेसिकली फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर. रिमेंबर, मैं जस्ट आपको एडवाइस करूंगा, एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप उसको देखिएगा, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करना. डायरेक्ट ही स्टार्ट मत हो जाना अगर आपको समझ में नहीं आ रखा है तो, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टार्ट होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं समझने में प्रॉब्लम होगी. इससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप एक बार इसको रखें और फिर इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करें, तो दैट वुड बी क्वाइट गुड. चलिए, गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ. अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. तो इनिशियली द रेशियो ऑफ द फॉरेन एंड डोमेस्टिक वर्कर्स वाज 5:8. तो इनिशियली फॉरेन और डोमेस्टिक वर्कर्स का रेशियो गिवन है, फॉरेन और डोमेस्टिक वर्कर का रेशियो है, दैट इज 5:8. आगे बढ़ता हूं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ. व्हेन सम फॉरेन एंड 12 डोमेस्टिक वर्कर लेफ्ट द कंपनी. सम फॉरेन मुझे नहीं पता एंड 12 डोमेस्टिक वर्कर लेफ्ट द कंपनी. तो अब आंसर कितना बन गया आपका, कहा गया, हाँ. तो सम फॉरेन वर्कर 12, दैट इज योर 2:3. तो दैट बिकम्स योर 2:3. तो दैट बिकम्स योर 2:3. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियल डोमेस्टिक दैट इज योर 5x एंड 8x. व्हेन 5x एंड 8x को इसको ले लेता है, और कुछ डोमेस्टिक वर्कर निकल गए, कुछ आपके डोमेस्टिक वर्कर निकल गए. एक सेकेंड रुकेगा. हाँ, तो वापस देख लेते हैं. फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर का रेशियो ये रहा, इनिशियली ये रहा, 5:8 रहा. इसमें से x मान लिया, इसको x मान लिया. मान लीजिए f नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स लेफ्ट, सम फॉरेन वर्कर लेफ्ट, f नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर लेफ्ट, एंड इसमें से 12 नंबर निकला है, तो दैट बिकम्स योर 2:3. ये कितना बन गया है आपके पास, 2:3 बन गया. लेटर में 10 मोर फॉरेन वर्कर रिप्लेस बाय 10 न्यू डोमेस्टिक वर्कर. तो 10 मोर फॉरेन वर्कर्स, तो बेसिकली ये आपके पास जो रेशियो बना है, तो 10 मोर फॉरेन वर्कर्स, ठीक है, वर रिप्लेस बाय 10 न्यू डोमेस्टिक वर्कर. तो द रेशियो बिकम्स योर 3:7. द रेशियो बिकम्स योर 3:7. तो बेसिकली ये 3 बन गया और ये कितना बन गया, 7 बन गया. तो यू हैव द पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि 5x में से कुछ फॉरेन वर्कर्स निकले, मुझे नहीं पता कि फॉरेन वर्कर्स कितने निकले. तो अब ये रेशियो कितना बन गया, 2y और 3y था, और यहां से 3x/7y बन चुका है. तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ने यही कहा है. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस वाली चीज को अगर आप देखते हो, इस वाली चीज को देखिए, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हैं. तो 2y माइनस ऑफ 10 अपॉन 3y प्लस ऑफ 10 बराबर 3/7. तो दैट बिकम्स योर 3/7. तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं. तो 7 2 14y माइनस ऑफ 70 9y प्लस ऑफ 30. तो दैट बिकम्स योर 5y. ये बना 100. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 20 हो जाएगी. y की वैल्यू 20 आते ही ये बन जाएगा मेरे पास 40, और ये बन जाएगा मेरे पास 60. तो ये कितना बन गया मेरे पास, 60 बन गया. तो बेसिकली ये कितना बन गया, 60 बन गया. ये 60 कब बना, जब 12 इसमें से कम हो गया. रिमेंबर, ये 60 कब बना, 12 इसमें से कम हो गया. यानी अगर 60 12 वापस दे दूं तो नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी. तो दैट वुड बिकम 72. तो अब मैं कह सकता हूं 8x की वैल्यू 72 के बराबर है. तो x की वैल्यू 8 9 72, 9 के बराबर. तो यहां पर 9 रख दूंगा, तो 9 5 45 आ गया. तो अब वो मेरे से क्या पूछ रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन द कंपनी. तो इनिशियल नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन द कंपनी 72. द फॉरेन वर्कर्स आर आल्सो डन. तो मैक्सिमम मैंने सारी की सारी वैल्यू यहां पर आपके लिए निकाल के रख दी है. आप इसको पूरा के पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी. तो दैट्स द पार्ट. पर्टिकुलरली अगर इसको करना है क्वेश्चन को, तो सेकंड पार्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, रादर देन जस्ट गोइंग फॉर द फर्स्ट पार्ट जिसको आप सॉल्व करने जाओगे. अगर फर्स्ट पार्ट करोगे तो दिक्कत होगी, वरना दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो चलिए, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन नाउ. आई होप सो इट वाज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. द क्वेश्चन वाज क्वाइट क्लियर, आराम से हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं. तो 72 वुड बी द आंसर. इजी क्वेश्चन था, एंड दैट केम इन द ईयर दैट इज योर 2026. ये 26 में आया हुआ क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन केम इन 26. आप आराम से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ. गोइंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. तो ABCD is a positive number and it is given that A plus B plus C plus D is equals to 2023. B ratio A given है, D ratio C given है, then the maximum possible value of A plus C आपको निकालना है. तो that is quite a good question again. तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपका 2023 का क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन 2023 में आया था. तो अगर मैंने कहा ये 5x है, ये 2x है, एंड ये हो गया 2y और ये हो गया 5y, यू कैन टेक इट एज दैट. तो अब इसको सॉल्व करने चलते. तो दैट इज योर B रेशियो A, और यहां पर ABCD गिवन है. तो अब इन वैल्यूज को उठाकर मैं यहां रख देता हूं. तो व्हाट इट गिव्स मी,
तो ये मेरे को देता है जो 2x प्लस और 5x बराबर 5y प्लस 2y बराबर 2023। तो 7x प्लस 7y बराबर 2023, यानी x प्लस y की वैल्यू 7 2 14 और ये 7 8 6 7 2 14 62 बन गया, 7 8 56 7 9 तो x प्लस y की वैल्यू 289 बन चुकी है। x प्लस y की वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास? 289 बन गई। नाउ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस c वो पूछ रहा है कि a प्लस c की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, और a का रेशियो यू नो दैट इज योर 2x एंड c का रेशियो यू नो दैट इज योर 5y। अब प्लीज इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर यह बोल दिया a रेशियो b इज 2:9, मैंने आपको यह बोला। अब मैंने कहा कि यार ये इसके साथ ना वेरिएबल एक x जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा यार x की वैल्यू 10 है, तो बताओ आंसर कौन सा बड़ा आएगा? तो आप क्या कहोगे कि सर 10 रखोगे तो ये 90 बनेगा, ये 20 बनेगा। सर देखो b बड़ा होगा। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा x की वैल्यू 20 है, तो आप क्या कहोगे? सर 20 यहां रखूंगा तो ये 180 बनेगा और ये यहां पर 40 बनेगा। और मैंने कहा वापस बड़ा कौन बनेगा? कि सर b बनेगा। मैंने पूछा b क्यों बड़ा बनेगा? तो आप क्या कहोगे कि सर b का बड़ा बनने का कारण है इसका ये कोफिशिएंट जो कि 9 बता रहा है। तो बेसिकली कोफिशिएंट की वजह से ये आंसर क्या हो गया? बड़ा बन गया। इन द सेम वे जब मेरे से यहां पर ये पूछा गया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मुझे जो कोफिशिएंट बड़ा है उसको ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, यानी मेरे को 5y को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। अगर 5y को मुझे मैक्सिमम बनाना है तो इस कंडीशन में मुझे y को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, और y मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरे को इसका आंसर देते हैं वो कहते हैं कि सर y को मैक्सिमम बनाना तो y को 289 दे दो और x को क्या कर दो? 0 कर दो। दैट्स द पॉइंट। बहुत जने कहते हैं कि x को 0 कर दो, y को 289 कर दो, खत्म हुई कहानी। 289 रखो, आंसर आ गया, खत्म। लेकिन आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है। व्हेन देयर इज टॉक अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहता तो मैं 0 इंक्लूड कर लेता, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स में कभी भी 0 इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो y बन जाएगा मेरा 288। y मेरा 288 बनते ही यहां पे रख दीजिए, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 288, दैट गिव्स मी 1440 प्लस 2, दैट गिव्स मी 1442। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू नाउ। तो आंसर इसका कितना बन गया? 1442। एंड ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज अगेन केम इन द एग्जाम। एंड इफ आई वुड बी सेइंग दैट कि कब आया है, तो ये आया है आपका 2023 में। जैसा मैं कह ही रहा था, मेरे को लग रहा था कि 2023 का क्वेश्चन है, तो 2023 में ये आ रखा क्वेश्चन है। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो डन, ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर लिया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 बाद में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 पहले आ गया, तो ये थोड़ा मिसमैच हो गया। चलिए गोइंग फॉर द क्वेश्चन नाउ, तो दैट केम, अब ये बनाना और ये वाला क्वेश्चन है, एंड दैट केम इन द एग्जाम इन द ईयर ऑफ 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अ फ्रूट सेलर हैज ऑरेंज, एप्पल्स एंड बनानास इन द रेशियो ऑफ 3:6:7। ठीक है भाई, 3x 6x और 7x के रेशियो में है। तो ऑरेंज, एक मिनट सेकेंड, ऑरेंज एप्पल्स एंड बनानास, ऑरेंज एप्पल्स एंड बनानास in the ratio of 3:6:7, so that is your 3x, that is your 6x, and that is your 7x. If the number of oranges is a multiple of 5 and 6, if the number of oranges का जो multiple है वो आपको given है कि that is your 5 and 6. If the number of oranges is a multiple of 5 and 6, तो 5 and 6 का अगर multiple है तो यानी LCM of 5 and 6 is 30, यानी वो 30 के टेबल में आने वाला कोई नंबर बनेगा। तो if the number of oranges is in the multiple of 5 and 6, यानी भाई 30 को फॉलो करने वाला है, इस बात को ध्यान रखना, 30 का केस बनने वाला है, ये याद रखिएगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Then the minimum number of fruit seller has, तो मिनिमम नंबर कितना होगा फ्रूट सेलर के पास वो आपको बताना है, ये क्या है। तो अब बेसिकली अगर मेरे से बात करी जाए तो मेरे से कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स बताने हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स बताने हैं और यहां पर मल्टीपल बनाना है मेरे को 5 और 6 का। तो 5 और 6 का अगर मल्टीपल की बात करूं तो सबसे पहला मल्टीपल जो 5 और 6 का आता है दैट इज 30। तो मुझे इसको 30 बनाना पड़ेगा, यानी इंटू 10 करना पड़ेगा। अगर यहां पर इंटू 10 कर रहा हूं
तो बेसिकली ये तो 30 बना, यहां पर भी तो इंटू 10 करूंगा, x की जगह पे 10 रखूंगा, यहां पर भी x की जगह पे 10 रखूंगा, तो दैट बिकम 60, दैट बिकम 70। तो 70 एंड 60 इज 130, 130 एंड 30 इज दैट बिकम्स योर 160। तो अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स द सेलर हैज इज योर 160 वुड बी द आंसर। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू नाउ। आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो आई वुड बी एबल टू सॉल्व इट, तो मैं वहां पे आपको आंसर जरूर दूंगा। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑर्डर में 3, बट बेसिकली दूसरा क्वेश्चन है। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। यू हैव दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ, अ वेरी गुड क्वेश्चन। a plus b plus c is equals to a by b, a plus b, d plus a is equals to c plus d. Which of the following statement is correct? That's really a very very good question. I would just admire this question. Basically बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ये वाला, and that was asked in again 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताइए इसका आंसर क्या होगा एंड ऑल। तो आई होप सो आपने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को जरूर पॉज किया होगा आपने, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो दैट वुड बी गुड। ठीक है ना, वापस कहूंगा, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, तो इससे आपको क्या होगा, आपको मतलब बेसिकली ज्यादा चीजों का आइडिया लगेगा, आप एक बार चीजों को अच्छे से समझ पाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज। तो b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी एंड d प्लस a इज इक्वल टू c प्लस d। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं, इस एक्सप्रेशन को यहां पर, कहां गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, b प्लस सी is equals to a plus b, d plus a is equals to c plus d. That's the point. अब मेरे से पूछा गया है कि सर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी। तो आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का रूल पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नाम की एक चीज होती है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या कहता है, ये आपने एक बार बेसिकली देखा होगा। तो मैं इसको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि भाई किस तरीके से इसको सॉल्व और कर सकते हैं अपन। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं इसमें सबसे पहले। तो अब देखते हैं, तो सबसे पहले अगर चलते हैं तो कॉम्पोनेंटो लगाऊंगा, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और अपॉन में ए प्लस बी। बेसिकली क्या हो जाता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में कि सर ऊपर की तरफ आपको क्या करना पड़ता है, वो जो भी वैल्यू है वो अपन अप्लाई कर देते। तो कॉम्पोनेंटो जो मैं पहले यहां पे लगा रहा हूं, तो बेसिकली सबसे पहले कॉम्पोनेंटो लगाया मैंने, तो b प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, और यहां पर भी सेम हो जाएगा c प्लस डी प्लस ऑफ डी प्लस ए और अपॉन में c प्लस डी। आई होप सो। तो ये यहां पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन गया अपॉन ऑफ a प्लस बी, यहां पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ऑफ सी प्लस डी बना। आई होप सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू नाउ। तो मैंने क्या किया, इस तरीके का एक एक्सप्रेशन बना दिया। अब अगर देखा जाए तो यहां पर आप देखोगे तो बेसिकली अरे 2b बनेगा, a प्लस बी प्लस मीनिंग ये 2b बनेगा, तो दैट इज 2b बनेगा, और यहां पर 2d बनेगा, c नहीं बनेगा, तो दैट इज योर 2d। तो यहां पर a प्लस 2b बना और यहां पर d बन गया, सिंपल सी बात है। अब इसका एक्सप्रेशन आपके पास है a प्लस 2b प्लस c, सिंपल सी बात। तो अगर मैं यहां से a प्लस 2b प्लस c और इनको थोड़ा सा अलग अलग कर दूं, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर और मैंने इन एक्सप्रेशन को क्या कर दूं, थोड़ा सा अलग अलग कर दूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर बेसिकली अगर मेरे से कोई पूछता है तो इसको कैसे लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर a प्लस बी है, तो a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस 2b प्लस डी है, तो मैंने क्या करा, a प्लस बी को यहाँ पे अलग अलग करने के लिखने की कोशिश करी। तो a प्लस बी को अगर मैं अलग करूंगा तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं कि सर देखिए यहाँ पर तो a प्लस बी प्लस, तो ये d तो आएगा नहीं, यहाँ पर c आएगा, तो दैट वुड बी 1 प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी। 1 प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाता है, a प्लस बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बन जाएगा 1 प्लस a प्लस डी अपॉन सी प्लस डी। 1 प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी और 1 प्लस a प्लस डी अपॉन सी प्लस डी आपके पास यहां पर बन गया। तो अब इससे तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है, तो अब मैं यहां पर डिविडेंडो लगाता हूं, तो ये फालतू रहा, इसको कोई फायदा नहीं हुआ। डिविडेंडो लगाते हैं, तो डिविडेंडो लगाएंगे तो दैट वुड गिव मी b प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन a प्लस बी is equals to d plus a up minus of c plus d upon of c plus d।
तो बेसिकली ये बन गया। तो अब यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करने जाऊंगा तो देखो बी से तो बी तो उड़ेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा सी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, और यहां से डी और डी उड़ेगा तो ए माइनस सी अपॉन सी प्लस ए। तो बेसिकली कुछ इसी तरीके से बनेगा a माइनस सी अपॉन सी प्लस ए, और सी प्लस ए की वैल्यू इस तरीके से आपके सामने बन के आ गई है। अब अगर इन दोनों एक्सप्रेशन की बात अगर आप देखें, इन दोनों एक्सप्रेशन की बात अगर देखें, सी माइनस ए यहाँ पे a माइनस सी है, तो उल्टा अगर करके लिख दूंगा तो मैं इसको माइनस में कर सकता हूं, दोनों को बराबर कर देता हूं। तो बेसिकली यहाँ पर सॉरी माइनस ऑफ ए एंड दैट बिकम्स योर सी प्लस ए। हाँ, तो मैं इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश कर सकता हूं कि मैं इसको इधर से लिख दूं तो माइनस लगा देता हूं, अगर यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो ओवरऑल भी इसको माइनस ही बना दो, तो सी माइनस ए बेसिकली बन गया, और यहाँ पर ए प्लस बी बेसिकली यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर बन चुका है। तो अब यहाँ से मैं सी माइनस ए को क्या कर देता हूँ, एक साइड में कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लेकर आऊंगा और सी माइनस ए को यहाँ पर मैंने एक साइड में रख दिया, सी माइनस ए को एक साइड में यहां पर मैंने रख दिया, तो जैसे सी माइनस ए को यहां पर रखा तो व्हाट इट बिकम्स इज 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस सी। तो बेसिकली 1 अपॉन ए प्लस सी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, सी प्लस डी, जस्ट अ सेकेंड, सी प्लस डी है ना, यहाँ पे सी प्लस डी है, ये डी है, ये डी है, तो ये सी प्लस डी बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा दैट वुड बी, जस्ट अ सेकेंड, मैंने कुछ छोटी गलती कर दी, हाँ यहां से इसको हटाते हैं। हाँ, c माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, प्लस अगर मैं c माइनस ए को यहां से कॉमन ले रहा हूं, c माइनस ए को मैंने यहां से क्या लिया है, कॉमन ले लिया है। हाँ, तो c माइनस ए को अगर जैसे ही कॉमन लिया, ये एक्सप्रेशन यहां पे आएगा, तो 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस डी, ये बराबर 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को 0 के बराबर होना है, यानी इसको भी 0 बनना पड़ेगा, इसको भी 0 बनना पड़ेगा, तो यहां से 0 बनना पड़ेगा, तो c माइनस ए अगर 0 के बराबर है तो c बराबर क्या हो गया आपका, a के बराबर हो जाएगा, c बराबर क्या हो गया आपका, a बराबर हो गया। तो सबसे पहली बात तो जो पहली चीज उसने पूछी थी कि c प्लस सी इक्वल्स टू ए, तो भाई ये तो हो रहा है c इक्वल्स टू ए, तो c ऑप्शन कैन बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलरली। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन नाउ, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो c माइनस ए इक्वल्स टू सी आ गया है। अब यहां पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए अब ये एक्सप्रेशन आपके पास है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस डी। अगर मैं इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करता हूं, इसको पर्टिकुलरली देखता हूं, तो दैट बिकम्स योर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको यहां पे भेजूंगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0 बन जाएगा, तो दैट गिव्स मी आंसर एज बी एज द ऑप्शन, क्योंकि a इक्वल्स टू सी यहां पे भी तो a इक्वल्स टू सी, तो a और d तो कैंसिल आउट हो गया, तो b आपका आंसर बन गया जो दोनों कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। वापस रिपीट करूंगा, देखिए इसके अंदर बहुत सारी अप्रोचेस और है, अगर आप चाहो तो स्क्वेरिकल बनाओगे, ये करोगे, लेकिन ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली अप्रोच मेरे को सबसे अच्छी लगी। तो पहले यहां पर कॉम्पोनेंटो लगाओ, कॉम्पोनेंडो लगा के चेक कर लिया मैंने, कॉम्पोनेंडो लगा के मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने यहां पर फिर क्या लगा दिया, डिविडेंडो लगा दिया, डिविडेंडो लगा के चेक किया और यहां पे माइनस ए प्लस बी कर लिया, इन द सेम वे यहां पे साइन को सिमिलर बना, यहां लेके क्या सॉल्व करा। तो याद रखिएगा दैट कैन बी अ वेरी गुड अप्रोच फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड दिस इज वन टाइप ऑफ दैट। तो पर्टिकुलरली यू कैन गो फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ। तो एक बार देखिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, एंड देन मूव टू योर नेक्स्ट वन। देन चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज, क्या है क्या नहीं है, अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं। चलो तो आगे बढ़ता है। द कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ द ज्वेलरी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, पर्टिकुलरली ये ज्वेलरी के पीस वाला एंड ऑल दैट थिंग्स रिलेटेड। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो आई थिंक सो यू वुड बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस नाउ। तो एक बार पॉज करो वीडियो को, एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। तो अब देखिएगा क्या आंसर आ रहा है इसका पर्टिकुलरली। तो द कॉस्ट ऑफ द पीस ऑफ ज्वेलरी डायरेक्ट, द पीस ऑफ द ज्वेलरी वेट 10 ग्राम्स, कॉस्ट इज INR, इसको गिवन है। अच्छा उसके अंदर क्या था आपका, बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चंस में क्या था, रेशियो का पीस ऑफ ज्वेलरी को आपने ब्रेक कर दिया था। उसके अंदर अगर बेसिकली बात करूं तो पीस ऑफ ज्वेलरी वाज ब्रेक्ड इनटू सम ऑफ द पीसेस नाउ, बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या है, देखो कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेट का स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू के ऑफ वेट का स्क्वायर, ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो पीस ऑफ द ज्वेलरी इज 10 ग्राम, तो कॉस्ट इज 3600। तो पीस ऑफ द ज्वेलरी इज 10 ग्राम, तो कॉस्ट इज 3600। तो मैंने 3600 अगर यहां रखा के 10 ग्राम यानी 100, तो के की वैल्यू बेसिकली 36 आ गई।
के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो के की वैल्यू जैसे 36 आई है तो कॉस्ट ऑफ द 4 ग्राम का कितना होगा, तो के की वैल्यू 36 इंटू 4 ग्राम यानी 16, तो बेसिकली 16 3 48 यानी 480, 16 6 96, तो बेसिकली 9 और 8 बेसिकली 576 वुड बी द आंसर। दिस सी ऑप्शन वुड बी द आंसर, सिंपल एज दैट। इसके लिए तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दैट वाज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो of a 4-digit number and the sum of its 4 digit is highest possible ratio of the 4-digit number। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, to maximize the ratio, to maximize the number and to minimize the sum of its digit। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3/2, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5/4, मैं इस तरीके से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। अगर यहां पे मैंने लिख दिया a/b, मैंने आपसे कहा कि यार रेशियो की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो बेटा रेशियो की वैल्यू मैक्सिमाइज तभी हो सकती है जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो, तभी तो मैक्सिमाइज होगी, वरना तो कभी मैक्सिमाइज नहीं की जा सकती है। तो कभी भी रेशियो की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो न्यूमरेटर को बड़ा कर दो, कभी भी डिनोमिनेटर को बड़ा करने की कोशिश मत करना, ये बात याद रखना। द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ ए 4-digit नंबर एंड द सम ऑफ इट्स 4-digit इज, तो रेशियो अब मेरे को मिनिमम टू मिनिमम मैं इसकी वैल्यू क्या बना सकता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि सर मिनिमम टू मिनिमम अगर मेरे को इसकी वैल्यू बनानी है तो मिनिमम टू वैल्यू अगर मैं एक नंबर लेता हूं और 4-digit नंबर लेता हूं तो मिनिमम टू मिनिमम एक 4-digit नंबर बेसिकली ये होता है, सबसे छोटा नंबर ये होता है। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू को कम करना है, क्योंकि यहां पे सम ऑफ डिजिट्स आने वाला है, तो सम ऑफ डिजिट्स मिनिमम टू मिनिमम सिर्फ 1 बन सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकती है। तो मैं इसको 1 बनाऊंगा, तो इसको 1 बनाऊंगा तो इसको तो 1000 नहीं ले लूंगा, द आंसर इज 1000, खत्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने दिया है। दैट्स द आंसर इज योर ए ऑप्शन, आंसर इज योर ए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको 999 के फॉर्मेट में लिखेंगे, 277.75 के फॉर्मेट में लिख देते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर उठा लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर उठा लिया तो आपकी सम ऑफ डिजिट्स तो मैक्सिमाइज हुई नहीं ना, वो तो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए याद रखना उसने रेशियो की वैल्यू मैक्सिमाइज पूछी है, नंबर मैक्सिमम नहीं पूछा है। दैट्स द पर्टिकुलर पॉइंट। नंबर मैक्सिमम होना अलग बात है, रेशियो मैक्सिमम होना अलग बात है। अगर रेशियो मैक्सिमम होना है तो न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा, लेकिन नंबर के केस में हम नंबर को सबसे बड़ा ले लेते हैं, उसके तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आई होप सो क्वाइट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू नाउ। तो याद रखिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1000। एंड दैट वाज क्वाइट अ ट्रिकी क्वेश्चन, जब एग्जाम में आया था दैट वाज रियली अ ट्रिकी क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। तो चलिए गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, तो अशोक परचेज सम पेन्स एंड पेंसिल्स इन द रेशियो ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट एंड पेड ₹86 टू द शॉपकीपर ड्यूरिंग हिज सेकंड विजिट ही परचेज 12 पेन। मैं नहीं करवा रहा, मैं बस इसका आपको हिंट दूंगा और कुछ नहीं करूंगा, जस्ट गो फॉर इट, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो बेसिकली 2:3 है, परचेज पेन्स एंड पेंसिल्स, तो मैं इसकी रेशियो की इक्वेशन बना सकता हूं, 2 पेन्स प्लस 3 पेंसिल्स बराबर बेसिकली 86, फर्स्ट इक्वेशन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, 4 पेन्स प्लस 1 पेंसिल इक्वल्स टू 112। एंड अब उसने आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है एज वेल एज पेन से, द इफ अशोक परचेज 4 पेन्स ड्यूरिंग हिज सेकंड विजिट देन द अमाउंट ही पेड फॉर रुपीस फॉर द पेन ड्यूरिंग द सेकंड विजिट। आई थिंक सो यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि उसने सेकंड विजिट के बारे में बता दिया है। द कॉस्ट ऑफ ए पेन एज वेल एज अ पेंसिल इज रुपीस, अ पॉजिटिव इंटीजर। अशोक ने सेकंड विजिट में 4 पेन्स को खरीदा है, तो आप इधर से दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, द अमाउंट। तो अब ये आप कर सकते हैं, मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो मैं खुद इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जस्ट गो फॉर इट, पर्टिकुलरली जस्ट गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। एंड दैट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, रियली दैट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। और क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था? हाँ, ये पूछा गया था इन द टाइम 2020 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए 2020 का क्वेश्चन है एंड प्लीज गो फॉर इट, गिव इट अ ट्राई। बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे। बेसिकली 3 friends divided some apples after consuming 60 measures, they found that remaining number of apples them was equal to the largest number of apples repeated by when। I think so ये वाला क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो भाई 3 फ्रेंड्स है, तो 3 फ्रेंड्स ने एप्पल्स क्या खाए, 3x 5x और 7x खाए हैं, ठीक है भाई। 3 फ्रेंड्स थे A, B एंड C, तो दैट बिकम्स योर 3x 5x एंड 7x। तो बेसिकली ये बन गया है यहाँ पे। आफ्टर कंज्यूमिंग 16 एप्पल्स, तो इन तीनों ने मिलके 16 एप्पल तो खा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत के अंदर अगर एप्पल्स की बात करो तो दैट 5 3 8 7 15, तो यानी ये 15x हो गया। और भाई 16 एप्पल्स अब इन लोगों ने खा लिए,
उन्होंने कितने खा लिए? 16 एप्पल्स उन लोगों ने खा लिए पर्टिकुलरली। अब 16 एप्पल्स खा लिए तो क्या हुआ? आफ्टर सीइंग दे फाउंड दैट द रिमेनिंग नंबर ऑफ एप्पल्स विद देम वाज इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल रिसीव्ड बाय देम एट द बिगिनिंग। रेशियो ऑफ द जितने भी एप्पल्स खाए हैं, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे? 3, 5 और 7 में से लार्जेस्ट नंबर कितना है? तो आपका 7x ही तो है सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो ये लाइन ही सबसे बड़ा क्लू है। They found that 16 apples, they found that the remaining number of apples with them was equal to the largest number of apples received by them at the beginning. और largest number of apples तो 7x है, तो भाई सिंपल सी बात है ना, 15x माइनस ऑफ 16 बराबर 7x। सिंपल एज दैट। तो भाई अब देखो 16 को यहाँ लेके जाऊंगा, 7 को यहाँ लेके जाऊंगा, तो 8x बराबर 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 के हिसाब से 6, 10 और 14। तो बेसिकली ये इसकी वैल्यूज आ चुकी है आपके पास। तो द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स with these three friend initially had was, तो इसके पास 6 था, इसके पास 10 था, इसके पास 24 था, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 30 हो जाएंगे। अगर वैल्यू की बात करो, इंडिविजुअल की बात करो, तो इंडिविजुअल का भी आंसर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ। ओ क्वेश्चंस अब आपके खत्म हो चुके हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैं पूरा एक बार बता देता हूं आपको। तो हमने इनिशियल से लेके कहां से लेके क्या क्या चीजों का डिस्कशन किया है, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस, ताकि हमको पता रहे हमने क्या क्या किया। तो मैंने शुरुआत में आपको वेरिएशंस पढ़ाया था, मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बताए थे एंड ऑल द थिंग्स। ये देखिए मैंने इस तरीके का पैटर्न आपको बताया था, ये हमने पढ़ लिया था अराउंड इसके टाइप के क्वेश्चंस भी हमने करे थे। प्रोपोर्शनैलिटी का बेसिक कंसेप्ट किया, ठीक है। देन वी गो फॉर द फोर्थ प्रोपोर्शन, वेरिएशंस के कुछ क्वेश्चन समझाए मैंने आपको, वेरिएशंस पूरा कंप्लीट करा हमने यहाँ पर पूरा के पूरा। एंड देन वी जम्प्ड टूवर्ड्स पर्टिकुलरली ये हो गया, ये भी हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। दिस वाज द टाइप जो आती है एग्जाम में, तो ये डिस्कस हो गई, ठीक है ना। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। देन फिर उसके बाद में वी गो फॉर सम पाउंड क्वेश्चन, ये वाला जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे कुछ कुछ के, ओके। एंड नाउ देन वी गो फॉर दिस पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन था 2026 में आया हुआ। देन वी मूव टुवर्ड 2023 का क्वेश्चन है ये 2023। देन इट वाज योर अगेन 2023 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका वापस 2023 या 22 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। डिविडेंड मेथड से किया, दिस वाज द क्वेश्चन, इसका बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं आपको। तो एवरीथिंग हैज बीन डन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। तो बस बेसिकली अब आपको क्या करना है, आपको आराम से वीडियो को देखना है, कुछ भी रिलेटेड है। नेक्स्ट सेशन जो इसका होगा दैट वुड बी होल रिलेटेड टू द प्रैक्टिस। हम एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन उठा के फिर करेंगे सॉल्व, एंड जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसको देखते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो टिल देन जस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलरली, प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को देखो, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कुछ और इंप्रूवमेंट करना है, तो वी विल गो फॉर सम इंप्रूवमेंट्स आल्सो रिलेटेड टू इट पर्टिकुलरली। तो नेक्स्ट सेशन विल बी होल रिलेटेड टू द प्रैक्टिस एंड दैट इज गोइंग टू बी अ थोड़ा बड़ा सेशन रहेगा, तो प्लीज भी आप बने रहिएगा, पूरा सेशन जरूर देखना। नेक्स्ट वाला भी, इस वाले को भी देख लीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करना तो प्रीवियस वाला भी देख लेना। आई हैव कवर्ड ऑल द टाइप्स, प्रीवियस ईयर से लेके ज्यादातर क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश करी है। चलिए टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।